आज जज साहिबा ने जो पिटिशन्स दी गई थी कि ये केस इस अदालत में नहीं चल सकता, इसमें मेरी पिटिशन नहीं थी, लेकिन जो बाकी 3 को एक्यूज उनकी पिटिशन थी कि जो ये केस नहीं चलाया जा सकता इस अदालत में, तो उन्होंने मंजूर कर दी है और ये केस अब कहीं और भेजा जाएगा। गुजारिश ये है कि मैंने तो पहले दिन से कह रहा हूँ, आज इस अदालत में 3 साल से ज़्यादा हो गए कि इस केस को चलाया जाए। मेरी पहले दिन से दरख्वास्त थी, आज भी ये दरख्वास्त है, ये केस चलाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि इन केसों में क्या है और अदालतों में क्या हो रहा है। ये 3 साल से हम यहाँ पेश हो रहे हैं, ना नैब आती है ना गवाह आते हैं। जो गवाह आए हैं उन्होंने कोई 1-2 गवाह आए हैं, उन्होंने कोई बात हमारे ख़िलाफ़ नहीं की। उन्होंने कहा कि हमें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है। तो आज सवाल ये है, और ये चेयरमैन नैब साहब जो नए हैं उनके लिए ये सवाल है कि आप इन मामलात का अजाला कैसे करेंगे। ये जो जैली केस आपने बनाए हैं, आपके इदारे ने बनाए हैं, कि इसके अंदर कोई पूछ गूछ होगी इन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि आपने किस बुनियाद पर केस बनाए थे, या आप दबाव में केस बनाए थे, या ये सियासी केस थे। इनका मकसद क्या था। जिस केस का न सिर हो न पैर हो, और ये वो केस है जिसके शुरू होने से पहले ही जो फैसला सिंध हाई कोर्ट में दिया गया था इस केस के बारे में, अगर उसको पढ़ लिया जाता उसी दिन, तो ये फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकता था। ये वाज़ेह हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के आगा साहब का डबल बेंच जो था, जिसने रिटन फैसला दिया कि इस केस की हकीकत क्या है, अगर वो फैसला पढ़ लिया जाता तो ये केस बन नहीं सकता था। 3 साल ये केस चलता रहा, इदारे का वक्त भी ज़ाया हुआ, हमारा भी वक्त ज़ाया हुआ, आप हज़रात का वक्त भी ज़ाया हुआ, और तासुर अवाम में ये जाता है कि बहुत बड़ा केस है, पता नहीं कौन सा जुर्म हो गया है, कौन सी करप्शन हो गई है। हालांकि पहले दिन यहाँ भी कहा गया कि इसमें करप्शन नहीं है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है। तो मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि हमें ये बता दें वो कौन सी हमारी अथॉरिटी थी जिसको हमने मिस यूज़ किया है, या इसका कोई जवाब ना नैब दे पाई है, ना अदालत में कोई गवाह दे पाया है कि ये इल्ज़ाम क्या था, इसके मकासद क्या थे, इसके असरात क्या हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि 3 साल से जो 4 लोग इस केस के अंदर थे उनकी ज़िंदगी मफलूज थी, ना नौकरी कर सकते थे ना कारोबार कर सकते थे। उनकी बदनामी जो अखबारात में होती थी वो अलहदा है। जो उनका माली नुकसान हुआ उसका अजाला कौन करेगा, जो ज़हनी इंतशार हुआ उसका अजाला कौन करेगा, जो उनकी बदनामी हुई उसका अजाला कौन करेगा। तो नैब कम से कम माफ़ी मांग ले, इतना तो हो सकता है ना। अगर आप जाली केस बनाते हैं, झूठे केस बनाते हैं, तो कम से कम ये कह दें यार हमसे गलती होगी, हम दबाव में थे। अब ये पता नहीं दबाव किसका था। इमरान खान साहब तो उस वक़्त दावे करते थे कि मैंने फलाने आदमी को गिरफ़्तार करवाया है, बड़े मजमे में जलसों में कहते थे, नाम ले लेकर कहते थे। अब कहते हैं कि मैं नहीं करता था, वो बाजवा साहब करवाते थे। तो बाजवा साहब भी ये बात मानने से तैयार नहीं है। तो गुजारिश ये है कि वो तो आपस में तय कर ले कि किसने क्या करवाया, लेकिन जिनके साथ हुआ उनके मामलात का अजाला कौन करेगा, इन बातों का जवाब कौन देगा। तो आज चेयरमैन नैब की ये अगर कानूनी नहीं तो अखलाकी जिम्मेदारी है कि इन मामलात की तह तक पहुँचेंगे। ये केस बनाए क्यों गए, क्यों हद तक की गई लोगों की अदालतों में बुला कर, क्यों उनकी ज़िंदगियाँ मफलूज की गई। तो कम से कम एक माजरत ही कर दें कि हमसे गलती हो गई है। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आज भी कहता हूँ, चेयरमैन नैब साहब से कहता हूँ केस चला लें और कैमरे लगा कर चलाएँ। जिस तरह हम यहाँ खड़े हैं आज, तो कैमरे अदालतों के अंदर लगाएं ताकि पता चले कि इन केसों में है क्या। हम इमरान खान तरह छुपने वाले नहीं हैं, हम अदालतों से भागने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं कि केस चलाओ। हमने कभी बेल के लिए भी अप्लाई नहीं किया, हमने कभी रिमांड से घबराहट हमने नहीं दिखाई।
کیونکہ سیاسی لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ سینہ تان کر باہر آئے. گھر میں چھپنے والی گنجائش نہیں ہوتی, عدالتوں میں چھپنے والی گنجائش نہیں ہوتی. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پہ الزام لگا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے تو پھر سامنے جو کرنا ہے کر لیں. کسی نے ریمانڈ لینا ہے, جوڈیشل بھیجنا ہے, جیلوں میں بھیجنا ہے, جو کرنا ہے کر لیں, کیونکہ آپ کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں. اور آج ملک جس انتشار میں ہے یہ انہی معاملات کی وجہ سے ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک یہ نیب کا ادارہ رہے گا پاکستان نہیں چلے گا. اگر آج آپ ایک چیز جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے, جو ادارہ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے, جو حکومت کے نظام کو مفلوج کرتا ہے, وہ نیب کا ادارہ ہے. کوئی افسر فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے. واضح فیصلے ہوتے ہیں, اربوں خربوں کا ملک کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن افسران سمری لے کر نہیں آتے, افسران فیصلہ نہیں کرتے, کابینہ فیصلہ نہیں کرتی, کابینہ کی کمیٹیاں فیصلہ نہیں کرتی, تو ملک کیسے چلے گا؟ ہر آدمی سوال کرتا ہے جی وہ یہ کرپشن ہو گئی, وہ کرپشن ہوگی. کرپشن پکڑے نا اگر کرپشن ہوئی ہے, لیکن ایک چیز جو واضح نظر آتی ہے کہ اگر یہ ادارہ رہا ملک کے معاملات نہیں چلیں گے. میں بار بار کہتا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں, اس بات کو سمجھیں جو ارباب اختیار ہیں. میں نے بارہا وزیر اعظم صاحب سے کہا ہے کہ ایک لائن کی ترمیم چاہیے نیب کے آرڈیننس میں کہ نیب آرڈیننس 1999 ریپیل کیا جاتا ہے, بس اور کچھ نہیں چاہیے, کوئی ترمیم نہیں چاہیے. ایک لائن چاہیے, ایک لائن اور لکھ دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس رہنے دیں, وہ چلا لیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی جان بچا رہے تھے. یہ اس ملک کی حقیقت ہے کہ ہم آج کسی ڈر, کسی خوف کی وجہ سے یہ ترمیم کرنے سے بھی قاصر ہیں. وہ ترمیم جس کے بغیر ملک نہیں چلے گا. جب تک یہ ادارہ ہے نیب کا, یہ ملک نہیں چلے گا. یہ میں آپ کو بڑی وضاحت سے بار بار کہتا ہوں کہ اس ملک پر رحم کریں, اس ادارے کو ختم کریں, اس ادارے کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں کہ جو ادارہ سیاست دانوں کے احتساب کے لیے بنا تھا, اس نے پچھلے 24 سال میں کتنے سیاست دانوں کا احتساب کیا ہے, کتنے کیس بنے ہیں, ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے. یہ چیئرمین نیب صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلائیں, آئی اوز کو وہاں بلائیں, ان کے سامنے یہ کیس رکھیں کہ جناب یہ کیس آپ نے بنایا تھا, آپ کے دستخط سے عدالت بھیجا گیا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے. وہاں پر ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے کہ کیس صحیح تھا یا غلط تھا. یہ جو چکر ہے کہ آج یہاں سے کیس وہاں جائے گا, پرسوں وہاں جائے گا, تو ہمارے عدالتوں کے چکر ختم نہیں ہوئے. یہ تاثر کہ یہ کیس آج ختم ہو گیا, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سی عدالت میں بھیجا جائے گا, وہاں پر کیا ہوگا. تو اثر نو ہم کل کسی اور عدالت میں کھڑے ہوں گے. تو میں تو کہتا ہوں اس کے فیصلہ کرنے ایک دفعہ کیمرے لگائیں, عوام کے سامنے گواہ بٹھائیں, تو ایک دن میں حقیقت سامنے آ جائے گی. جناب شاہد صاحب یہ بتائیے گا, بطور سابق وزیر اعظم آپ جو ہے وہ عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ خان صاحب کے جتنے کیسز ہیں وہ بھی نیب کورٹ آرمی ایکٹ کے تحت چلانے چاہیے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, انہوں نے کھلے الفاظ میں تو نہیں کہا. کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی تمام تر کیسز دیکھیں, کیس وہاں پر چلتا ہے جہاں عدالت کی جورسڈکشن ہوتی ہے. اس عدالت نے فیصلہ کیا کہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے, تو کسی اور عدالت میں چل سکتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کیس ہوں, سیاسی لوگوں پر جو کیس بنتے ہیں, ان کے حقائق عوام کے سامنے رکھنے چاہیے. اچھا سر, یہ بتا دیجیے گا, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وفاقی گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو, وہ ایک ہی جماعت کو ختم کرنے کے سارے پلان بنا رہی ہے, لیکن دوسری جانب اس وقت بجٹ آ رہا ہے. بجٹ میں عوام کے لیے کیا ریلیف دیا گیا, کیونکہ اس وقت جو سننے میں آ رہا ہے کہ عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. دیکھیں, کوئی کسی جماعت کو نہیں ختم کر رہا. اگر کوئی جماعت اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتی ہے تو میں اس کی مدد نہیں کر سکتا. دوسری جو بات ہے ریلیف کی بات ہے, آپ اپنے ملک کی معیشت کا جائزہ لیں, پھر آپ کو حقیقت سمجھ آئے گی کہ ملک میں کیا ریلیف دی جا سکتی ہے اور کیا نہیں دی جا سکتی. ہمارا ملک آج وہ ملک ہے جو سود کے علاوہ, اور سود کا ایک حصہ بھی قرضے لے کر ادا کرتا ہے. آپ نے جو ریلیف دینی ہے آپ دے سکتے ہیں اضافی قرضہ لے کر. اس قرضے کا بوجھ کل پھر عوام نہیں برداشت کرنا ہے. تو آج ہمیں اپنے معاملات بڑی ذمہ داری سے چلانے پڑیں گے. یہ ریلیف کی جو بات ہے, اس میں ریلیف یہی ہے کہ مزید بوجھ عوام پہ نہ ڈالا جائے, ایسا اس کا بندوبست کیا جائے اور حکومت کے نظام کو درست کیا جائے. یہ نظام نہیں چل رہا.
आज की रिलीफ कल का बोझ होता है, इस बात को समझ लें, और बोझ बहुत बड़ा होता है। अगर आज आप 1 पैसे की रिलीफ देंगे, कल 1 रुपए का बोझ डालना पड़ेगा। सर अवाम को तो ये पता नहीं है कि अपना मैशत क्या है या कुछ है। पाकिस्तान के अवाम को वो ये जानती है कि नाई के पास जाती है, ठेले वाले के पास जाती है, वो 2 चीज़ें कहते हैं कि जी डॉलर बढ़ गया है और उसके बाद जो है अपना पेट्रोल बढ़ गया है, 2 चीज़ें। तो इन 2 चीज़ों पे आप कब ये करेंगे ताकि अवाम समझे? जी, अवाम को समझनी बिल्कुल समझने वाली बात है कि जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, जहाँ इलेक्शन चोरी होंगे, जहाँ पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी, वहाँ पर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। ये बोझ हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आइन को समझें, आइन के मुताबिक, और ज़िम्मेदारी से पॉलिटिकल लीडरशिप काम करे, ज़िम्मेदारी से अस्करी लीडरशिप काम करे, ज़िम्मेदारी से इस मुल्क की जो जुडिशल लीडरशिप है, जो जजेस हैं, ये काम करें। फिर आपको मुल्क के मामलात सुलझते हुए नज़र आएंगे। मैंने एक बात आपके सामने रखी है कि इस इदारे को ख़त्म करने में क्या परेशानी है, मुझे ये समझा दे कोई। क्या एहतसाब का निज़ाम मुल्क में ख़त्म हो जाएगा? क्या इस इदारे ने एहतसाब किया है? मैं इस इदारे के रोज़मर्रा के मामलात में सैकड़ों अरब के मामलात आपके सामने रख सकता हूँ। ये इदारे होने की वजह से जो फैसले मुल्क में नहीं होते, उनके मुल्क पर नुकसानात क्या हैं। अच्छा शाहिद साहब, आप कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक काम होना चाहिए, जिम्मेदारी से काम, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान सियासतदानों को मशवरा दे रहे हैं कि वो तहम्मुल से बातचीत करें और सियासत में तहम्मुल लाएं। तो अगर क्या सियासतदान इतने ही नकम्मे और नाहल हो गए कि अब चीफ जस्टिस को मशवरा देना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, मशवरा देना चीफ जस्टिस का काम नहीं है, उनका काम है फैसले करना। उनका काम है ये पता करना कि इन अदालतों में हो क्या रहा है। जहाँ पर इस मुल्क के सियासतदान खड़े हैं, या और कोई नहीं अदालतों में आता है, जाके अंदर देख लें। सिर्फ वो लोग हैं जो या सियासत करते हैं या जिनको पकड़ने के लिए उन बेचारे दूसरे लोगों पर केस बनाने पड़ते हैं। तो ये सारे मामला झूठे मुकदमे इन अदालतों में मौजूद हैं। आज 24 साल से इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तमाशा लगा हुआ है। क्या उनको नज़र नहीं आता? क्या इसका सो मोटो मामला नहीं ले सकते कि ये नैब कर क्या रहा है इस मुल्क के साथ? अगर IMF केस नहीं जारी करता और बजट का भी टाइम आ गया, तो क्या पाकिस्तान IMF के बगैर बजट पेश कर सकता है? यार, ये बात हर रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना करते हैं, ये उनका मामला है, उन्होंने ही तय करना है। यकीनन IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए अहम है और उसकी कुछ शराइत हैं, वो आपने पूरी करनी पड़ेंगी। उनका एक बोझ होता है, उस बोझ को हुकूमत की कोशिश होती है कम से कम बोझ अवाम पर पड़े। सियासतदानों के जो दावे और नारे होते हैं, जिस तरीके से बड़े मजमे में मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो आप समझ लें वज़ीर आज़म चोर है। तो आज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म वो भी चोर है? देखें, जो मुल्क के जलसे होते हैं, जलसों में एक बात की जाती है जो उस जलसे के हवाले से होती है। जब मुल्क के मामलात ऐसे हों कि बिला वजह अगर कीमतें बढ़ें तो उनका असर मुल्क पर पड़ता है, वो हुकूमत की नाकामी होती है। आज जहाँ की मईशत आप पर खड़ी है, ये बदकिस्मती है हुकूमत की कि पिछले 4 साल का कम अज़ कम और पिछले 75 साल का मजमूई तौर पर मलबा जो है इस हुकूमत ने बर्दाश्त किया है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए में एक नई पार्टी की शक्ल अब तो सामने आने लग गई है, मुलाकातें भी हो रही हैं। जहांगीर साहब, खान साहब से कोई रास्ता है? नहीं, मेरा कोई किसी से रब्ता नहीं है। जमातें बनाना हर एक का हक होता है, जमातें मुल्क में मौजूद हैं, हम काफ़ी खुद कफील हैं जमातों में। आज ज़रूरत मुल्क के मामलात को सुलझाने की है, आज मिल बैठ कर मामलात को तय करने की है। किसी ना निज़ाम के अंदर ये सलाहियत है, ना किसी जमात में सलाहियत है कि मुल्क के मामलात को तय कर सके। ठीक है। अवध साहब, ये बताएं, 2 महीने से पहले इमरान खान बात करने के लिए तैयार नहीं थे, अब जो है PTM हुकूमत जो इमरान खान से डबल टॉक करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या वजह है? इमरान खान से ये बात होगी नहीं होगी? सियासी मामला तो ये आपस में तय कर लें यार। 9 मई से पहले क्या था और 9 मई के बाद क्या हुआ है? मैं तो कहता हूँ हर वक्त आपको ज़रूरत है बात करने की। आपको अगर बात कर लेते पिछले 4 साल के अंदर, आप 9 अप्रैल से पहले 22 से पहले बात कर लेते, यहाँ पर बात ना पहुँचती। अगर आप मुल्क में जमहूरी कदरों का एहतराम करते तो मुल्क यहाँ तक बात ना पहुँचती। पिछली 2 हुकूमतों ने टर्म पूरी की है, ये हुकूमत नहीं कर पाई।